दोस्तों आज का टॉपिक जो है ना कि अमेरिका ने किन किन देशों पर बम बारूद फेंके और किन किन देशों की सरकारों को अस्थिर किया। इस स्क्रिप्ट को निकालने के लिए बहुत माथापच्ची करना पड़े, बहुत सारे विदेशी अखबारों के आर्टिकल छानने पड़े, बहुत सारी विकिपीडिया करना पड़ी, बहुत सारे गूगल पर से फैक्ट और डेटा कलेक्ट करने में बहुत सारा समय जाया हो गया। तो हमने अभी एक दो दिन पहले वीडियो में पूछा भी था कि आप लोग बताइए कमेंट करके कि अमेरिका ने किन किन देशों पर हमला बोला और कहां कहां की सरकारों को तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। तो कुछ कमेंट ही नहीं आए। एक भाई साहब ने हमें तो ये लिख दिया कि भाई तुम पहले रिसर्च किया करो उसके बाद वीडियो बनाया करो। तो उन भाई को बताना चाहता हूं कि एक रिसर्च आप कीजिए और हमें उसकी स्क्रिप्ट भेज दीजिए, पता चल जाएगा कि आपकी रिसर्च कितनी तगड़ी है। क्योंकि हम तो भैया अकेले आदमी हैं, स्क्रिप्ट भी अकेले को ही निकालना है, फैक्ट चेक भी अकेले को ही करना है, वीडियो शूट भी अकेले को ही करना है, अपलोड भी अकेले को करना है, थंबनेल भी अकेले को बनाना है, सब कुछ अकेले को ही करना है। तो ये अकेला आदमी बस इतना ही कर सकता है। 3-4-5 घंटे लगते हैं कि आपके सामने वीडियो पेश करे जैसा तैसा है। क्योंकि एडिटिंग तो अगर हम करने बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम्हें अच्छे से एडिटिंग करना चाहिए। भाई अच्छे से एडिटिंग करूँगा तो मेरा एक ही वीडियो 3-4 दिन में आ पाएगा। और तकलीफ ये है ना कि हमें व्यूज़ उतने आते नहीं है कि हम 4 दिन में एक वीडियो बनाएं। खैर आज का टॉपिक जो है ना उस पर भी कोई व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये मेरा फर्ज था कि मैं लोगों को बताऊं कि अमेरिका की विदेश नीति आखिरकार क्या रही है, किस तरह से उसने अपनी हुकूमत को साबित करने के लिए, अपने दमदारी को साबित करने के लिए कई सारे देशों की सरकारों को कहीं ना कहीं उखाड़ा है, जमाया है, पसंदीदा आदमी को सत्ता में बिठाया है, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हम बहुत पहले से शुरू करते हैं। 2 बम 2 शहर, लाखों जिंदगियां तबाह, हिरोशिमा नागासाकी। और ट्रंप ने हाल फिलहाल में इन दोनों शहरों का नाम लिया है एक इंटरव्यू में, जब वो कहीं पे गए थे कि हम वो पुरानी चीज़ें दोहराना नहीं चाहते थे। खैर, तो लाखों लोग मरे, बच्चे जले, माएँ चीखती रही और अमेरिका ने कहा ये ज़रूरी था। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आज हम बात करेंगे कि अमेरिका की उन नीतियों की जिन्होंने दुनिया भर में तबाही मचाई। क्या ये नीतियाँ मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? आइए इतिहास के पन्नों पर हम नज़र डालते हैं और कुछ जानकारी आपके सामने लाते हैं। और हाँ, हमने जो जानकारी जुटाई है उसमें हल्के फुल्के कुछ मिस्टेक हो और कोई जानकार हो तो आप मुझे कमेंट करके वो सही कर सकते हैं। तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी, 2 परमाणु बम जिन्होंने लगभग 1.4 से 2.5 यानी कि 1.5 लाख से 2.5 लाख लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। बच्चे, बूढ़े, जवान कोई नहीं बचा। अमेरिका का दावा था कि ये बम द्वितीय विश्व युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए जरूरी थे ताकि जापान के खिलाफ पूर्ण आक्रमण से बचा जा सके, जिसमें लाखों सैनिक और नागरिक मर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जापान पहले ही हार मानने के कगार पर था। जुलाई 1945 में पोर्ट्स डैम की घोषणा के बाद जापान शांति की बातचीत पर विचार कर रहा था, फिर भी अमेरिका ने बम गिराए। क्यों? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था, क्योंकि शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी। सवाल यह है कि क्या लाखों निर्दोषों की जान लेना जरूरी था, या यह सिर्फ दुनिया को यह बताने की कोशिश थी कि अब पूरी दुनिया का मालिक कौन है? क्या हो सकता है? आइए 1955 से 1975 तक के वियतनाम युद्ध की भी बात कर लेते हैं। इस युद्ध में अमेरिका ने नैपाम बमों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने बच्चों की त्वचा तक पिघला दी। और जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो लिटिल बम गिराए गए थे उनके बारे में अभी तक भी ये खबरें निकल कर सामने आती है। मैं कितना सही हूँ आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर गलत हूँ, कि रेडिएशन हल्का फुल्का अभी भी वो मौजूद है। अभी भी बच्चे मानसिक तौर पर अक्षम या विकलांग या कुछ डिसेबल टाइप की चीज़ें उनके साथ अभी भी हो रही। जो बच्चे पैदा होते हैं वो अभी भी उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रहे हैं। ये सही है गलत, लेकिन मैंने कुछ समय पहले किसी बड़े जानकार के मुंह से बात सुनी थी। तो बमों का असर, रेडिएशन का असर कई समय तक रहता है। खैर, तो हम वियतनाम की बात कर रहे हैं। अनुमानों के मुताबिक इस युद्ध में 1.5 से 3.5 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें लाखों नागरिक शामिल थे। अमेरिका का कहना था कि यह युद्ध
कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए था। शीत युद्ध के दौरान डोमिना थ्योरी के तहत अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट हो गया तो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया उसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन क्या यह डर इतनी तबाही का औचित्य देता है? वियतनाम में अमेरिका ने न सिर्फ बम गिराया बल्कि रासायनिक हथियार जैसे एजेंट ऑरेंज का भी इस्तेमाल किया, जिसके प्रभाव आज भी वहां की पीढ़ियों में देखने को मिलते हैं। और अंत में 1975 में अमेरिका को वियतनाम छोड़ना पड़ा। क्या मिला? लाखों मौतें और एक बर्बाद देश। अमेरिका को क्या हासिल हुआ बताइएगा मुझे कमेंट में। फिर 1953 ईरान की बात कर लेते हैं। यहाँ की जनता ने मोहम्मद मोसादेक को चुना था, जिन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन ये फैसला पश्चिमी तेल कंपनियों को पसंद नहीं आया। नतीजा, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑपरेशन अजाक्स चलाया और मोसादेक की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। उनकी जगह शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता दी गई, जिनका शासन तानाशाही भरा था। उनके खिलाफ विरोध करने वालों को जेल और सजा मिली। ये सब तेल के लिए। हाँ, लेकिन सिर्फ तेल ही नहीं, शीत युद्ध में ईरान को कम्युनिज्म से बचाने और पश्चिमी हितों को सुरक्षित रखने की नीति, कहीं न कहीं जो रणनीति थी, ये भी एक मामला था। सवाल ये कि क्या किसी देश की चुनी हुई सरकार को हटाना लोकतंत्र की रक्षा है? ये आप मुझे बताइएगा। उसका 11 दिसंबर 2001 की बात कर लेते हैं। अमेरिका पर अलकायदा का हमला। इसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध शुरू किया तालिबान और अलकायदा को खत्म करने के लिए। लेकिन ये युद्ध 20 साल तक चला। नतीजा, एक अनुमान है, इसके मुताबिक 1.7 यानी कि 1,70,000 लोगों की कहीं ना कहीं इसमें मरने की बात कही जाती है, जिनमें से हजारों नागरिक भी शामिल थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन 2021 में जब वो वहां से निकला तो तालिबान फिर सत्ता में आ गए। क्या यह युद्ध आतंकवाद को खत्म करने में कामयाब हुआ या इसने सिर्फ अफगानिस्तान को और अस्थिर किया? और हाँ, अमेरिका की निकासी के दौरान जो अफरा तफरी मची वो पूरी दुनिया ने देखी। क्या मिशन वाकई में अमेरिका का पूरा हुआ? क्योंकि अफगानिस्तान वालों ने जिस तरह से अमेरिका के सैनिकों को वहां से भगाया है, उससे कई सारे सवाल अमेरिका पर भी खड़े हुए हैं। उसके बाद 2003 की बात कर लेते हैं। इराक, अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास विनाश के हथियार है। इस दावे के आधार पर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बाद में 2020 में अमेरिका ने खुद माना कि कोई हथियार नहीं थे। इस युद्ध में 1 लाख से 6 लाख लोग मारे जाने की बातें होती है। इराक की सड़कों पर खून बहा और देश आज तक उस तबाही से उभर नहीं पाया। सद्दाम की तानाशाही खत्म हुई, लेकिन क्या उसकी जगह लोकतंत्र आया? बल्कि अस्थिरता और हिंसा बढ़ी। सवाल यह है कि अगर हथियार नहीं थे तो युद्ध क्यों लड़ा गया? तेल, सीधी सी बात है। मध्य पूर्व में नियंत्रण या कुछ और मामला था? और वैसे भी अमेरिका सद्दाम हुसैन को तानाशाह कहता था, लेकिन लोग उनको तानाशाह नहीं मानते थे। उसका लीबिया 2011 का मामला। तानाशाही हटानी है, गद्दाफी हटाया, देश बर्बाद हो गया। आज तक टूटा पड़ा हुआ है, आज तक अस्थिर है वो, और अमेरिका फिर दूसरा मिशन तलाश करने लग गया। यानी कि बहुत सारे उदाहरण हैं। और अब 2025 में ईरान का मामला देख लो, उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमला कर दिया था, और जल डमरू मध्य बंद करने से तेल जहाज कहीं ना कहीं रुकने की खबरें आई, जिससे बाजार हिला। और अमेरिका बोला है कि विश्व सुरक्षा के लिए ये सब कुछ था। हमने देखा कि पिछले 80 सालों में अमेरिका की नीतियों ने दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मचाई। हिरोशिमा से लेकर इराक तक लाखों लोग मरे और देश बर्बाद हो गए। और आज भी कई सारे देश तो उभर ही नहीं पा रहे हैं। और अमेरिका ने कई बार तो ये भी कहा कि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते, हम वहाँ की तानाशाही हटाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इन्हें किसने बोला है कि आपको वहां जाकर तानाशाही हटाना है? इन्हें किसने बोला है कि आपको वहां जाकर लोकतंत्र स्थापित करना है? कोई देश में तानाशाही है, वो जो भी हो रहा है उनके ऊपर छोड़ दे जाए, वो खुद खत्म हो जाएंगे। अगर वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं या गलत तरीके से वो राज कर रहे हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि जनता खुद कई बार तानाशाही सरकारों को उखाड़ फेंकती है। इसके लिए ये नहीं कि आपको दादा बनकर उस देश में जाना है और वहाँ सैनिकों को कह दो कि बम बारूद बरसाओ, लोगों को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दो। ये तो एक तरह से एक तरफा ये ना कि बिन बुलाए मेहमान। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है?
ईरान इजराइल का युद्ध ज़रूर सीज फायर हो गया है और लोग ट्रम्प को कह रहे हैं कि ये सीज फायर एक्सपर्ट हो चुके हैं आजकल और नोबेल लेने के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध की कई मरतबा कह चुके हैं कि मैंने रुकवाया है, सीज फायर मैंने करवाया है, और अब ईरान इजराइल की बातें कर रहे हैं। लेकिन सही बात तो है कि ईरान झुका नहीं। ईरान को झुकाने के लिए तमाम कोशिशें हुई। अमेरिका ने एड़े से चोटी का दम लगाने की कोशिश की, उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थे, पावर जो साइट थी, न्यूक्लियर साइट थी, उन पर अटैक भी किया, लेकिन ईरान झुका नहीं। और ईरान ने जवाब देते हुए जो इसके मिडिल ईस्ट में सैन्य अड्डे थे अमेरिका, उनको टारगेट किया। और जब टारगेट किया तो ट्रम्प बाबू को लग गया कि मामला बिगड़ गया है, अब चुपचाप सीज फायर चिल्लाना शुरू कर दो। वही हुआ, आप सभी ने देखा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।